Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 15th of January 2025. 15 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। आज हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आया है बिकॉज कल मकर संक्रांति थी, तो उसके एक दिन बाद एडिशन नहीं आता है। तो आज मैं आपको वेबसाइट से पढ़ा दे रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। प्लस मैंने न्यूज़ ऑन AIR जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके भी 2 न्यूज़ आर्टिकल्स उठाए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोग को। तो आई होप आप लोग को हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही होंगी, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक करना ना भूला करें दोस्त। आप लोग 1000 लोग वीडियो देखते हो, अगर 500 लाइक भी नहीं आ रहे, मतलब आधे लोगों को तो दया आनी चाहिए ना कंटेंट के ऊपर। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, प्लीज़ करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल को। पहले जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है प्रवासी भारतीय दिवस, 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो हम सब देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब सबसे पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था वो 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। 2003 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब इसको द इवेंट वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2003। एक्चुअली में प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जनवरी 9 महात्मा गांधी आए थे 2015 में, 1915 में, 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। ठीक है ना, 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। उसी को कमेमोरेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 2003 में पहली बार ये इवेंट किया गया था जब प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस बार का जो एडिशन है वो 18th एडिशन है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिस्क्राइब किया है इंडियन डायस्पोरा को एज द इंडियाज एम्बेसडर्स टू द वर्ल्ड, है ना, इंडियाज एम्बेसडर्स टू द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आप याद रख सकते हैं। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो द हिंदू की, तो मैंने आपको उसमें गिरमिटिया बताया था। गिरमिटिया, है ना, गिरमिटिया एक्चुअली में कहाँ से वर्ड आया है, एग्रीमेंट से वर्ड आया है। एग्रीमेंट का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है गिरमिट। और गिरमिट बेसिकली ये वो लोग होते थे जो इंडेंजर्ड लेबर के रूप में काम करने जाते थे टू गयाना, गोल्ड कोस्ट और फिजी, इन सब जगहों पे। तो गिरमिटियाज को भी रिमेंबर किया जाता है इस दिन पे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट न्यूज़ आर्टिकल। ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल विच आई वांटेड टू डिस्कस। एक आया था ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 क्या था, तो आज मैं आपको बता दूं ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 जो था वो ब्रेन रॉट था। याद रखिएगा, ब्रेन रॉट वाज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024। और इस वर्ड को चुना गया था टू हाईलाइट द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमिंग ट्रिवियल सोशल मीडिया कंटेंट ऑन मेंटल हेल्थ। मतलब जो आप मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपके ऊपर जो जोर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जैसे आपने यूट्यूब चलाया, अब आप उसमें शॉर्ट्स देखना शुरू कर दिए, है ना, या फिर आपने इंस्टाग्राम चलाया, उसमें आपने रील्स देखना शुरू कर दिए। तो क्या होता है, कई बार बहुत ही इलॉजिकल, इररेलेवेंट रील्स भी आती हैं आपके में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके दिमाग के ऊपर जोर डालती हैं और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं, है ना। तो इसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑफ ट्रिवियल सोशल मीडिया कंटेंट का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2024 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो था ब्रेन रॉट। एक्चुअली ब्रेन रॉट वर्ड पहले थोरो की एक नॉवेल में यूज़ हुआ है जो 170 साल पहले लिखी गई है ना, थोरोज नॉवेल में। उसमें वॉल्डन करके, WALDEN, वॉल्डन करके एक नॉवेल है जिसमें ये थोरो की नॉवेल में ये वर्ड यूज़ हुआ था। तो दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। एंड 2023 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था वो था रिज, RISS, है ना, स्टाइल, चार्म, अट्रैक्टिवनेस को दिखाता है रिज, RISS, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। 2024-2025 का वर्ड ऑफ द ईयर आपको बता दिया, याद रखिएगा। आगे देखते, तीसरी जो न्यूज़ है वो है जेड मॉर टनल के बारे में, ऑल यू नीड टू नो। तो थोड़ा सा हम इसके जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं वो देख लें कि कहाँ पर लोकेटेड है, क्या है, किसको कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जेड मॉर टनल जो है गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में आता है। गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको पता है। और इसको ये 6.5 किलोमीटर की टनल है, याद रखिएगा, इट्स 6.5 किलोमीटर टनल that ensures seamless connectivity between Gagangir and Sonmarg. याद रखिएगा, it connects Gagangir and Sonmarg, 6.5 किलोमीटर टनल is there and ये seamless connectivity देता है to Gagangir and Sonmarg and it will ease the summer travel to लद्दाख। तो समर में जो लद्दाख ट्रेवल करने का है उसको ईजी कर देगा।
एंड इसकी सॉफ्ट ओपनिंग हालांकि 2024 फरवरी में ही हो गई थी, बट नाउ इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फुल्ली। 6.5 किलोमीटर टनल, गगनगीर एंड सोनमर्ग, कनेक्टिविटी बिटवीन गगनगीर एंड सोनमर्ग, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, गंडरबाल डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको ओवरलुक किसने किया था, यानी कि ओवरसी किसने किया था, तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDCL, याद रखिएगा, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट देगा कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको देखा है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं देखा है, इसको देखा है, ओवरसी किया है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है ना। लगभग 2400 करोड़ की कॉस्ट से बनाया गया है ऑन द श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेटजिक टनल, जेड मॉल टनल, और ये लद्दाख रीजन को एक्सेसिबल करेगा बाय रोड थ्रू आउट द ईयर, है ना, याद रखिएगा। इसके पहले केवल जोजिला, आई थिंक जोजिला टनल हुआ करती थी, है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन जोजिला टनल थी, और जेड मोल टनल नाउ बोथ टुगेदर विल इंश्योर अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी टू बालताल एंड लद्दाख रीजन, है ना। तो बालताल और लद्दाख रीजन जो है अब वो अनइंटरप्टेड कनेक्ट रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस, है ना। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे टू सोनमर्ग ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग जेड मॉर टनल। लोकेशन इसकी याद रखिएगा, क्या कनेक्ट कर रहा है, कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये याद रखिएगा। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। कैन वाइस चांसलर्स बी फ्रॉम आउटसाइड एकेडमिया। अब ये एक्चुअली ये जो आर्टिकल लिखा गया है, इस आर्टिकल में मैं पहले आपको बता दूं क्यों लिखा गया है। तो अभी रिसेंटली ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लाया गया है। यूजीसी लेकर के आया है क्या, ड्राफ्ट रेगुलेशन, मतलब ड्राफ्ट रेगुलेशन लाया है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स के अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर के आया है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली ड्राफ्ट गाइडलाइन में क्या क्या है, तो पहली चीज़ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा अलग अलग एकेडमिक पोजीशंस का, चाहे वो उनके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स क्या रहेंगे, रिसर्च में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन है। देन उनकी प्रमोशन की गाइडलाइंस भी मेंशन है, जैसे कि मतलब कि कितना कैरियर एडवांसमेंट कितने साल में दिया जाएगा, है ना, क्या कंट्रीब्यूशन के बाद दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस मेजर्स भी हैं, जैसे कि क्या मैकेनिज्म रहेंगे कि टीचर्स की टीचिंग को एलिवेट किया जा सके, स्टैंडर्ड्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्पेशली, है ना। एंड यूजीसी ने इन्हीं के रिगार्डिंग फीडबैक मांगा है फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स की गाइडलाइंस को और कैसे रिफाइन किया जा सकता है। अब उसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में। तो वाइस चांसलर के लिए जो लिखा गया है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज, उसमें यूजीसी ने लिखा है इट शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन possessing high academic qualification and demonstrated administrative leadership capabilities, a strong alignment to constitutional values, a strong social commitment, belief in teamwork, pluralism, ability to work with diverse people with the flair of innovation and global outlook in higher education, along with overall vision of the institution and abilities to manage complex। देखो बहुत अच्छा, बहुत ही डिटेल्ड ये एक तरीके से कहना चाहिए क्वालिफिकेशन लिखा गया है। एंड जो सिलेक्शन होगा वाइस चांसलर का दैट विल बी डन थ्रू एन ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक नोटिफिकेशन। इसके अलावा एप्लीकेशंस कैन ऑल्सो बी सॉर्ट थ्रू नॉमिनेशन और अ टैलेंट सर्च प्रोसेस बाय सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। तो यहाँ ये सारी चीज़ें ली। तो ऑथर ने वही कहा कि पहले जो रेगुलेशंस आया करते थे, ड्राफ्ट जो आया करते थे, उनसे एक डिपार्चर लिया गया है और इस बार केवल एकेडमिक नहीं रखा है। देखो आप सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं रखा है वाइस चांसलर के लिए, अब वाइस चांसलर के लिए ये भी रखा गया है कि उसको बहुत अलग अलग एबिलिटी, उसकी लीडरशिप स्किल्स, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उसकी मैनेजेरियल स्किल्स, ये सारी देखी जाएगी, उसके रिलेशनशिप्स देखे जाएंगे। क्यों ऑथर ने वही चीज़ पर डिस्कस किया कि क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि वाइस चांसलर का काम अब केवल और केवल एकेडमिक्स देखना नहीं है, भाई उसको फंड रेजिंग भी करनी है, उसको कॉर्पोरेट्स के साथ भी अच्छा बना के चलना है। तो ये सारे रीजंस के कारण ऑथर ने कहा कि इस तरह से लिया गया। और यही ऑथर ने कहा कि अभी इंडिया में हालांकि एकेडमिक के बाहर तो देखा नहीं आ रहा है कि वाइस चांसलर एकेडमिक के बाहर हो, एकेडमिक सेक्शन के बाहर हो, लेकिन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज है जहाँ एकेडमिक से बाहर के लोगों को भी वाइस चांसलर बनाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर दीज स्किल्स। बिकॉज ज़्यादातर काम वाइस चांसलर का फंड रेजिंग और ये सब है कि कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड इकट्ठा करें, है ना, इन्वेस्टमेंट करवाएं लोगों से।
तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल इन दिस आर्टिकल एज वेल. बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो अब आप जाने. अगला आर्टिकल है द इवोल्यूशन ऑफ महाकुंभ मेला. तो इस आर्टिकल में महाकुंभ के बारे में आया, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है ये. और कल आपको पता है कि शाही स्नान हुआ, ये सब चीज़ें हुई जो भी चीज़ें होती हैं. तो महाकुंभ जो है इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं. तो ओरिजिन अगर बात करें तो कुंभ की जो ओरिजिन है वो 8th सेंचुरी फिलोसफर आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी. याद रखिएगा, कुंभ मेला जो स्टार्ट हुआ वो 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी में हिंदू फिलोसफर थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने प्रमोट किया. एंड ही प्रमोटेड द रेगुलर गैदरिंग ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स इन एसेटिक्स. और उन्होंने सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने एक मोनेस्ट्री सिस्टम बनाया और 13 अखाड़ा बनाए, है ना. 13 अखाड़ा यानी वारियर सेंट सेक्ट जो था वो उन्होंने बनाया. 13 अखाड़ा बनाए, वारियर सेंट सेक्ट. तो कुंभ मेला जो होता है हर 3 साल में होता है और 12 साल में एक महाकुंभ होता है. 3 साल में कुंभ मेला होता है और 12 साल में फिर एक महाकुंभ होता है. और ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है रिवर बैंक है, हरिद्वार, देन उज्जैन, देन नासिक, और उसके बाद आपका महाकुंभ जो होता है वो प्रयागराज में. ठीक है ना. तो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड महाकुंभ फिर इन प्रयागराज. इसके अलावा अर्ध कुंभ भी होता है हर 6 साल में, दैट इज सेलिब्रेटेड इन हरिद्वार एंड प्रयागराज. तो अर्ध कुंभ हर 6 साल में होता है, सेलिब्रेटेड इन हरिद्वार एंड प्रयागराज, है ना. और ये जो डेट्स होते हैं इवेंट्स की, इनकी मून, सन और जुपिटर की पोजीशन के हिसाब से लिया जाता है हिंदू कैलेंडर के. मून, सन एंड जुपिटर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से. ठीक है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा. अब ऐसा माना जाता है कि जब लॉर्ड विष्णु मोहिनी के अवतार में थे, तो जब अमृत का पॉट लेकर के वो जा रहे थे समुद्र मंथन के बाद, तो उसके बाद कुछ स्कफल हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ. और उस लड़ाई झगड़े से 4 स्थानों पे बेसिकली 4 बूंदें गिरी थी अमृत की, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 तीर्थ जो होली तीर्थ हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज क्रिएटेड. ठीक है ना. और जितने भी डिवोटीज हैं उनको ये लगता है कि अगर इस नदी में ऐसे टाइम पे डुबकी लगाई जाए तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे. हालांकि हाईली ठीक है, जो भी है, जिसका बिलीव जो भी है. पर मैं ये नहीं मानता कि ज़िंदगी भर आप कोई पाप करो और फिर जाके डुबकी लगा लो तो आपके पाप इस तरीके से हट जाएंगे, है ना. तो दैट कैन बी योर ओन. ठीक है, आपका अपना अपना विश्वास हो सकता है. इसके अलावा अखाड़ा और शाही स्नान, ये तो पता है ना. 13 अखाड़ा जो मैंने आपको बताया, 13 अखाड़ा कौन कौन से हैं वो है निर्वाणी, जो कुछ शैवाइट अखाड़ा है, निर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन, अग्नि. फिर वैरागी अखाड़ा है, निर्मोही, दिगंबर, अनी एंड निर्वाणी आनी. एंड 2 उदासीन अखाड़ा है, नया एंड बड़ा एंड एक फिर निर्मल अखाड़ा है. तो ये आप नाम याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से हैं. एक 14वां सेक्ट भी ऐड हुआ था, किन्नर अखाड़ा, 2019 में. याद रखिएगा 2019 में एक 14वां सेक्ट भी इंक्लूड हुआ था, किन्नर अखाड़ा, जिसमें 15 से 20 ट्रांसजेंडर सेंट्स थे. एंड इनको भी मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था. तो 14 सेक्ट वॉज देयर, किन्नर अखाड़ा, जो आप याद रख सकते हैं. तो और कुंभ जो मेला है उसका वर्णन आपको ब्रिटिशर्स के टाइम में भी मिलेगा. एंड ये 1868 की एक रिपोर्ट थी जिसमें कुंभ मेला लिखा हुआ था, इलाहाबाद 1870 में, है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. एंड महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था महाकुंभ मेला में 1918 में. याद रखिएगा 1918 में महाकुंभ मेला में कौन पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था. और आज़ादी के बाद पहली बार जब महाकुंभ हुआ था तो 1954 में हुआ था. द फर्स्ट महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन अथॉरिटीज आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इन 1954. ये भी आप याद रख सकते हैं, है ना. फिर उसका 1966 में भी हुआ था, तो ये भी आप चीज़ याद रख सकते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. ये आपको सब समझ में आ रहा होगा. जितनी चीज़ें इतनी चीज़ें ही जानना ज़रूरी है. एंड इससे ज़्यादा आप जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. अब एक न्यूज़ आर्टिकल आया है सेंटा आना विंड्स के रिगार्डिंग. व्हाट टू नो अबाउट द सेंटा आना विंड्स. अब सेंटा आना विंड्स आप सबको पता है, ये मैडम ने पढ़ाया भी था आप लोग को. द विंड्स आर वेरी कॉमन इन कैलिफोर्निया इन द कोल्डर मंथ्स. याद रखिएगा सेंटा आना जो विंड्स होती हैं दे आर वेरी हार्श वार्म विंड्स. एंड ये ज़्यादातर आती हैं इन द कोल्डर मंथ्स, है ना, यानी कि जो ये वाला टाइम पीरियड है. तो सेंटा आना विंड इज अ इवेंट दैट फ्यूल्स वाइल्ड फायर्स इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया एंड ऑल.
तो ये इंपॉर्टेंट है, जो वाइल्ड फायर अभी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंटा आना विंड्स ही हो रहे हैं। एंड दे आर स्ट्रॉन्ग ड्राई एंड ऑफन वार्म विंड्स, याद रखिएगा, देखो लिखा हुआ है, दे आर स्ट्रॉन्ग ड्राई एंड ऑफन वार्म विंड्स दैट ब्लो वेस्ट फ्रॉम नेवाडा एंड उत्ताह टू साउथ सदर्न कैलिफोर्निया। ये वेस्ट की तरफ बहती हैं, दे ब्लो टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम नेवाडा एंड उटाह रीजन टू सदर्न कैलिफोर्निया। एंड द विंड अकर्स इन द कोल्डर मंथ्स, याद रखिएगा ठंड के महीनों में ही होती है, व्हेन लो एंड हाई प्रेशर वेदर सिस्टम्स इंटेंसिफाई अक्रॉस द मिडिल लैटिट्यूड्स ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। जब नदर्न हेमिस्फीयर के मिडिल लैटिट्यूड्स में लो एंड हाई प्रेशर वेदर सिस्टम्स इंटेंसिफाई हो जाते हैं, लो मिड लैटिट्यूड्स में, मिड लैटिट्यूड्स पे, तब ये बनती हैं सेंटा आना विंड्स। एंड दे कवर द पार्ट ऑफ नेवाडा, उटाह, एंड ये सब पार्ट्स को कवर करता है ना, तो याद रखेगा। सेंटा आना विंड्स याद रखिएगा ग्रेट बेसिन रीजन से, चूंकि ये आती डेवलप होती हैं, जो डेजर्ट वाला रीजन है, इसलिए ये वार्म रहती हैं, ड्राई रहती हैं, है ना, जनरली। एंड ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स जो हैं ये क्रिएट करने का काम करती हैं इन द कैलिफोर्निया रीजन ऑल। तो ये अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेंटा आना के पता चल गए, लोकेशन पता चल गई, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। तो न्यूज़ ऑन AIR की जो मैं बात कर रहा था, तो एक यहाँ पे आपको गान नगाई फेस्टिवल याद देखना है, गान नगाई फेस्टिवल। एंड ये एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन है बाय कबुई और रोंगमी नागा ट्राइब्स के द्वारा। याद रखिएगा, दो ट्राइब्स के नाम भी लिखे हैं, देखो कबुई एंड रोंगमी नागा ट्राइब्स, दिख रहा है, कबुई एंड रोंगमी नागा ट्राइब्स। तो ये दोनों ट्राइब्स जो है याद रखिएगा असम, मणिपुर और नागालैंड में पाई जाती हैं। असम, मणिपुर और नागालैंड में कबुई रोंगमी ट्राइब है। और ये जो गान नगाई फेस्टिवल है ये मणिपुर में सेलिब्रेट कर रही हैं यही रोंगमी और कबुई ट्राइब्स। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इसके अलावा इथियोपिया जो है वो 13 दिन बाद सेलिब्रेट करता है क्रिसमस को। तो क्यों करता है सर, मैं आपको बता दूं, ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस यहाँ पे लिडेट कहलाता है, लिडेट। एक तो इथियोपिया में याद रखिएगा जो क्रिसमस है उसको लिडेट बोलते हैं। और 13 दिन बाद सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है, बिकॉज इथियोपियंस जो है वो जूलियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, विच रन्स 13 डे लेटर देन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन बाद चलता है जूलियन कैलेंडर, एंड इसीलिए 13 दिन बाद ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इसको लिडेट बोलते हैं यहाँ पे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओवरऑल आज के न्यूज़ आर्टिकल्स खत्म हो गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। कुछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।